स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं टाइम कैप्सूल का एपिसोड और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट एक्सेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद भारत में कैसे विलय हुआ और क्या वाकई निजाम भारत के या पूरे दुनिया के आखिरी मुस्लिम रूलर हुआ करते थे। इन सारी रोचक घटनाओं के बारे में जानेंगे एंड विल ऑल्सो सी डिड ही रियली वांट टू गो विद पाकिस्तान एज इट इज ऑलवेज सेड। हिस्ट्री कहीं ना कहीं फैक्ट और फिक्शन के बीच में रहती है। उसी चीज को आज देखने के लिए आइए देखते हैं एक्सेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की कहानी निजाम से नहीं शुरू होती, वो एक्चुअली गोलकोंडा से शुरू होती है। जी हाँ, कुतुबशाही एम्पायर गोलकोंडा जिसे भी कहा जाता था, वो भारत की पहली शिया डायनेस्टी हुआ करती थी। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ सदर्न किंगडम्स। हैदराबाद की कहानी इसीलिए शुरू होती है बिकॉज गोलकोंडा अपने राज्य को शिफ्ट कर रहा था टू हैदराबाद, जो पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम की वजह से हैदराबाद को चुना गया, जो मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लेकिन गोलकोंडा एम्पायर जैसे ही औरंगजेब के पास जाता है, वहां से हैदराबाद की कहानी शुरू होती है। औरंगजेब के अंदर एक कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था कमरुद्दीन। जनाब कमरुद्दीन हुए हैदराबाद के पहले निजाम। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज निजाम चिंकलिज खान असफजा, जिनकी फोटो आप यहां पर देख रहे हैं। Now, that is where Hyderabad's story start. हैदराबाद के पहले निजाम हुआ करते थे ये। लेकिन बात तो है आखिरी निजाम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीर ओस्मान जान असफजाह की, यानी कि मीर ओस्मान अली असफजाह। He was the world's richest person by the time he was 7th निजाम of Hyderabad. जी हाँ, but he was, as you read it right, the most कंजूस और माइजर पर्सन। वो सबसे ज्यादा कंजूसियत के लिए भी जाने जाते थे। इनके अगर आप पोशाकों को देखें, कपड़ों को देखें, ही यूज्ड टू वेयर टोर पजामास या क्रम्पल्ड कुर्तास, नेवर थिंकिंग लाइक और नेवर बिहेविंग लाइक अ निजाम एज सच। वो अपने रॉयल पैलेस में भी नहीं रहा करते थे, बट वो 87% हिंदू पॉपुलेशन को रूल कर रहे थे और उनके राज्य में 90% ऑफ द स्टेट सर्विसेज वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। ये हालत थी हैदराबाद के निजाम की। इतना ही नहीं, वो साल का 25 मिलियन पैसा रुपीस सिर्फ रेंट में कमाते थे। बट किसी भी आए गए मेहमानों को, जिसमें नेहरू भी शामिल थे या पटेल भी शामिल थे, उन्हें शायद उन्होंने बिस्किट या उस्मानी चाय ऑफर की होगी। नेवरदलेस 1937 में टाइम मैगजीन ने अपने इस आर्टिकल में, इस पेपर कवर में बताया कि वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं। 1937 में उनकी आमदनी यूएस की 2% जीडीपी के बराबर थी। दैट वाज समथिंग टू बी हर्ड ऑफ। बट हैदराबाद भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? देखिए, हैदराबाद की रियासत को अगर आप यहां पर देखें, वो अमूमन भारत के रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी। जो आप येलो में देख रहे हैं, वो भारत में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। हैदराबाद वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। इतना ही नहीं, 80,000 स्क्वायर माइल्स की ये बड़ी रियासत आज के तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बहुत सारे रीजन्स को कवर भी करती थी। सो हैदराबाद का भारत में विलय होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इतना ही नहीं, हैदराबाद एक तरीके से डिपेंडेंट था। सरदार पटेल ये कहा करते थे कि पाकिस्तान पर निर्भर हैदराबाद भारत में एक कैंसर की तरह बढ़ सकता है। भारत के पेट पे या भारत की रीढ़ की हड्डी पर यह कैंसर बन के उभरेगा। इतना ही नहीं, सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि हैदराबाद किसी भी तौर पर निजाम को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि वो दुनिया के आखिरी निजामों में से एक हैं या दुनिया के लास्ट मुस्लिम एम्परर हैं। उनके नोबल्स, यानी कि हैदराबाद के नोबल्स, ये कहा करते थे, हैदराबाद के निजाम के सरपरस्त ये कहा करते थे कि ऑटोमन्स के जाने के बाद, ऑटोमन एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद, जो 1919 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो चुके थे, उनके जाने के बाद वो दुनिया के आखिरी मुस्लिम शासक हैं। बट क्या ऐसा था? ये देखने से पहले आपकी आखिरी चांस के बारे में बताता हूं। जी हां, आप अगर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी, दिस इज वन ऑफ द फ्यू लास्ट बैचेस, P2I बैचेस। जी हाँ, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी और साथ ही साथ दिस इज अ मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम,
जहां की आप प्रीलिम्स पास करने के बाद हमारे साथ मेंस की तैयारी ऑफलाइन मोड में करेंगे इन आवर कोचिंग्स एज वेल एज इन आवर कैंपसेस इन दिल्ली एंड गुड़गांव एट नो एडेड कॉस्ट। सो हम चाहते हैं कि आप आखिरी तक, यानी कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं, मेंस की तैयारी भी करें। ज्यादातर कोचिंग्स प्रीलिम्स की तैयारी करके स्टूडेंट्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमसे जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं वो आखिरी तक रेस में आगे बढ़े। बट फॉर दैट यू हैव टू यूज द कोड ऐश लाइव। जैसे ही आप ये कोड ऐश लाइव यूज करेंगे, दिस इज वन ऑफ द फैकल्टी कोड्स दैट विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट्स। अगर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स चाहिए अपने कोर्सेज में, द आइडिया इज टू मेक द प्रोग्राम फ्लेक्सिबल as well as affordable, but without compromising on quality. I'll talk more about this, but the accession of Hyderabad is also very important. Now, क्या वाकई में हैदराबाद दुनिया का लास्ट मुस्लिम एम्पायर था? ऐसा एक्चुअली नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हैदराबाद 87% हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर रूल कर रहा था। निजाम मीर उस्मान अली खान अपने आप को इस बात से भली भांति अवगत करा चुके थे। नाउ, उनके आसपास के जो लोग थे वो उन्हें मजबूर कर रहे थे ये समझने में कि वो दुनिया के सबसे लास्ट आखिरी मुगल एम्परर या मुस्लिम एम्परर हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम कासिम रिजवी और नवाब यार बहादुर जंग का आता है, जिन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना हैदराबाद में की। नाउ दैट वाज अ वेरी फैनेटिक फंडामेंटलिस्ट प्रो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद, जो पॉलिटिकल पावर भी रखता था। इतना ही नहीं, कासिम रिजवी के बहुत सारे बयानों को आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि शायद वो खुली तौर पर इंडिया को, इंडियन यूनियन को, भारतीय राजनेताओं को चुनौती दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी एक टिप्पणी को आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इफ इंडिया वर एवर टू अटैक हैदराबाद, इट वुड फाइंड नथिंग बट द बोन्स एंड एशेज ऑफ 1.5 करोड़ हिंदूज। इतना ही नहीं, जब वो निजाम के बारे में कहा करते थे, he used to say that we are the kings of Deccan, हम डेक्कन के राजा हैं। And not just that, निजाम is soul of our kinship. His throne and crown are the symbols of political and cultural dominations. यानी कि निजाम को आगे रखकर कासिम रिजवी की रजाकार्स, जो रजाकार्स के सेना के हेड थे, ये बंदूक चला रहे थे। बट ऐसा होने वाला नहीं था। क्या निजाम वाकई में पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे? ये सवाल बार बार हिस्ट्री बुक्स में देखा जाता है। एक्चुअली द सिचुएशन वाज अ बिट डिफरेंट। कैसे था ये देखते हैं। जिन्ना बार बार निजाम को अश्योर कराने में असफल हो जाते थे। जी हां, निजाम ने कई बार जिन्ना से यह जिक्र किया कि अगर इंडिया चारों तरफ से हमें घेरता है, जैसे कि आप यहां पर मैप पे देख सकते हैं, अगर हैदराबाद को चारों तरफ से घेरा गया तो हैदराबाद में ऑयल, केरोसिन और पेट्रोल तक की कमी हो सकती है। ऐसे में क्या जिन्ना हैदराबाद की मदद करेंगे? नाउ, जिन्ना बार बार इन्हें शहादत के लिए कहा करते थे। एक बहुत ही फेमस मीटिंग हुई थी 4 अगस्त को, और उस मीटिंग में 4 अगस्त 1947 को, और उस मीटिंग में जिन्ना ने निजाम और निजाम के साहूकारों को यह कहा कि आप शियाओं की तरह शहादत देने के लिए तैयार रहिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहिए, पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा है। लेकिन when Nizam wanted assurances, concrete assurances, जिन्ना उन्हें अपनी सांत्वना के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहे थे। सो निजाम ने 2 घटनाएं देखी भारत में, बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दैट इज, जूनागढ़ 17 सितंबर 1947 को अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर रहा था, और वहां के नवाब महाबत खान जी ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जैसा ही उन्होंने सितंबर में कहा, नवंबर में इंडिया जूनागढ़ के साथ विलीन हो जाता है। जी हां, वहां पर प्लेबिसाइट होता है, एंड रिजाउंटिंग 99% ऑफ जनता ऑफ जूनागढ़ इंडिया के साथ आ जाती है। दूसरी चीज उन्होंने कश्मीर में देखी। 26 अक्टूबर को 1947 में ही महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। अब 2 बड़े प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ थे, हैदराबाद के सामने और कुछ चारा नहीं था। नाउ, निजाम ने इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्या निजाम इतने आसानी से घुटने टेक देते? ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आप ये लेक्चर नहीं पढ़ रहे होते। यहां पर मैं 2 जनाब की फोटोज दिखा रहा हूं आपको। एक्चुअली 3 में से एक लोग को आप जानते हैं, शायद विंस्टन चर्चिल को भी आप जानते होंगे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। बट यहां पर जो आदमी हैं उनका नाम है सर मॉन्कटॉन, सर वॉल्टर मॉन्कटॉन। एक्चुअली हुआ ये कि निजाम यूएस और यूनाइटेड नेशन को
इस बीच में लाना चाहते थे, यानी कि वो हैदराबाद का इशू यूनाइटेड नेशंस में और अमेरिका के पास ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के एक बहुत महंगे वकील और ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्स सॉलिसिटर जनरल वॉल्टर मॉन्कटन, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, उन्हें हायर किया। आपको पता है उनकी फीस कितनी थी? 92 लाख, आज के हिसाब से 92 लाख पर ईयर। और इस भारी फीस के साथ मॉन्कटन ब्रिटेन की गलियों गलियों में, ब्रिटेन के हर इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट के पास, अरिस्टोक्रेट के पास और नेताओं के पास जा जाकर हैदराबाद की कहानी सुनाने लगे। हैदराबाद के ऊपर कैसे जाती हो रही है, यह झूठ फैलाने लगे। इसके वजह से विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में हैदराबाद के ऊपर भाषण भी दिया। और यह चीज निजाम को बहुत अच्छी लग रही थी, शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन क्या यह स्ट्रैटेजी काम आती है? आगे देखते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि निजाम एक्चुअली गोवा भी खरीदना चाहते थे। जी हां, जब हमारा देश आजाद हुआ, गोवा आजाद नहीं हुआ था। गोवा फिर भी पुर्तगालियों के पास, पोर्चुगीज के पास था। एंड ही स्टार्टेड ओपनिंग डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस विद द पोर्चुगीज। वो चाहते थे कि पोर्चुगीज या तो गोवा उनको लीज पर दे दे, यानी कि भाड़े पर दे दे, या गोवा को वो खरीद भी ले। ये अपने आप में निजाम की ऐसी चालाकी थी जो सरदार पटेल को ठीक नहीं लग रही थी। आखिर में सरदार की एंट्री होती है और यहां से निजाम की कहानी खत्म होनी शुरू हो जाती है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ निजाम्स रूल। हुआ ये कि सरदार पटेल अब निजाम की किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आखिरी मौका देना निजाम को ठीक समझा। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज दैट ही स्टार्ट्स गिविंग some differences or for example some last chance to Nizam. For example 15 जून 1948 को जब लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, तब उन्होंने एक लास्ट ड्राफ्ट भेजा निजाम को, जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स इंडिया के पास रहेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स निजाम के पास रहेंगे। लेकिन उनकी शर्त यह भी थी कि रजाकार्स को बैन किया जाए, कासिम रिजवी को जेल भेजा जाए। जब ये पुलिंदा या जब ये ऑफर निजाम के पास गया, निजाम को रजाकार्स ने बंदी बना लिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वही रजाकार जो निजाम की दुहाई देते थे, वही रजाकार्स जो निजाम को यह कहते थे कि वो पूरे दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड के आखिरी एम्परर हैं, उन्होंने वर्चुअली निजाम को अपने घर में कैद करवा लिया। एंड निजाम हैड टू रिजेक्ट दिस ऑफर। नॉट जस्ट दैट, इंडियन गवर्नमेंट भी जानती थी सरदार पटेल के अंदर कि निजाम इस बात से स्वीकार नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो रेडी फॉर एक्शन। 5 चीजें हुई जिसको लेकर भारत एंट्री कर जाता है हैदराबाद में। जी हां, 5 चीजें। सबसे पहला, माउंटबेटन ऑन 21 जून ऑफ 1948, जैसे 21 जून 1948 हुआ, सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को छूट दे दी कि अब हैदराबाद में लिबरेशन हो सकता है। माउंटबेटन इस बात के लिए तैयार नहीं थे बिकॉज वो हैदराबाद में प्लेबिसाइट चाहते थे। किसी भी मिलिट्री या पुलिस एक्शन से पहले वो प्लेबिसाइट का एक्शन चाहते थे। एनीवेज, दूसरी चीज हुई, नेहरू यूएस चले गए और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो पटेल ऑलरेडी थे, वो अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद पर एक्शन होना चाहिए और वो पास हो गया। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमारे कमांडर इन चीफ या हमारे आर्मी चीफ, उस समय ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, जनरल रॉय बुचर। जनरल रॉय बुचर ने कहा कि कोई भी ब्रिटिश सैनिक हैदराबाद में एक्शन नहीं करेगा। पटेल इस बात के लिए रेडीली एग्री थे। पटेल ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास इंडियन सोल्जर्स भी हैं, इंडियन सोल्जर्स एक्शन के लिए जाएंगे। और इसलिए उन्होंने राजेंद्र सिंह जडेजा और जयंतो चौधरी को चुना। जयंतो चौधरी इस समय सदर्न कमांड के चीफ ऑफिसर हुआ करते थे और सदर्न कमांड के यही चीफ ऑफिसर बाद में 1965 में इंडियन आर्मी चीफ बन रहे थे। उनकी कहानी कभी और। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रजाकर्स की एट्रोसिटी। यहां पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हिंदुओं की है जिन पर बर्बर अत्याचार रजाकर्स किया करते थे। लाखों हिंदुओं को और तेलंगाना में कम्युनिस्ट्स को मारा जा रहा था।
हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी और रजाकर्स आए दिन हिंदुओं को मारने की धमकी इंडियन गवर्नमेंट को दिया करते थे। दैट अर्क्ड पटेल लाइक एनीथिंग एल्स। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, ठीक 2 दिन पहले, यानी कि मिलिट्री एक्शन होने वाला था 13 सितंबर को, ठीक 2 दिन पहले 11 को जिन्ना की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज लाइंग इन डेथ बेड, और उस समय पाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी कराची, वो खत्म हो चुका था। जिन्ना अब इस दुनिया में नहीं थे। स्टेज वॉज सेट। यहां पर आप पटेल देख रहे हैं, यहां पर आप निजाम को देख रहे हैं, और साइड में है जयंतो चौधरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैदराबाद लिबरेट होता है 13 सितंबर को। पुलिस एक्शन शुरू होता है, इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। हालांकि ये पूरे तौर पर एक मिलिट्री एक्शन था, लेकिन पुलिस एक्शन नाम इसलिए दिया गया ताकि वर्ल्ड अटेंशन अननेसेसरी हैदराबाद पर ना आ जाए। ये एक्शन 17 तारीख तक चला। 17 सितंबर को आप देख रहे हैं जनरल मेजर सैयद अहमद एल दुरूस, जो सऊदी अरेबिया से आए थे, एक्चुअली वो यहां पर खड़े हुए हैं, और इनको सरेंडर करना था जयंतो चौधरी को। जयंतो चौधरी यहां पर हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाद में जयंतो चौधरी ने निज़ाम को बड़े ऑनरेबल तरीके से ट्रीट भी किया, और भारत सरकार ने निज़ाम को गवर्नर भी बना दिया ऑफ द न्यूली लिबरेटेड हैदराबाद प्रोविंस। बट इतना ही नहीं, इसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि भारत का सबसे पहला अशोक चक्र भी हैदराबाद की वॉर में ही हुआ। द हैदराबाद लिबरेशन एक्शन और ऑपरेशन पोलो सॉ इंडियाज फर्स्ट अशोक चक्र बीइंग अवॉर्डेड टू हवलदार बचित्तर सिंह। नाउ दैट इज हाउ हैदराबाद वाज लिबरेटेड। और हवलदार बचित्तर सिंह को याद करते हुए, अशोक चक्र को याद करते हुए, याद रखिए कि अशोक चक्र हमेशा पीस टाइम ऑपरेशंस में ही दिया जाता है। परमवीर चक्र मिलिट्री ऑपरेशंस या इंटरनेशनल वॉर्स में दिया जाता है, लेकिन पहला अशोक चक्र हवलदार बचित्तर सिंह को आजाद भारत दे रहा था फॉर पीस टाइम पुलिस एक्शन, बट बेसिकली इट वाज अ मिलिट्री एक्शन। आई होप कि हैदराबाद की विलय की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आई होप कि इससे आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की नॉलेज में और वृद्धि आई होगी। इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस और arguments or discussions related to this part of the history or any other part of the history, I'll be more than happy to connect with you on Telegram. Not to forget that आप हमारे courses को तुरंत join करिए. As I said you, this is one of your last chances to join the P2I batches. P2I batches हमारे सबसे अच्छे flagship batches में से एक हैं, जहां पर students 1 साल नहीं, लगभग 1.5 साल की तैयारी, 2 साल तक की तैयारी हमारे साथ करते हैं। हम चाहते हैं कि आपसे ये अपॉर्चुनिटी ना खो जाए। सो प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड ASHLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी सारे स्टडी IQ प्रोग्राम्स के लिए, ऑप्शनल्स के लिए, या एनी अदर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी IQ, यू कैन यूज द सेम कोड, अवेल द हेवीएस्ट डिस्काउंट। ये फैकल्टी कोड्स हुआ करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होता है। आइडिया है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ अफोर्डेबिलिटी भी दी जाए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन विथ मी। इफ एनी कमेंट्स, प्लीज जॉइन विथ मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।